हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो देखिए आज की इस वीडियो में यहाँ पे हम 3 से 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझने वाले हैं। चैप्टर 7 हमारा मानव स्वास्थ्य एवं रोग, ये हमारा चैप्टर चल रहा है, जिसमें आज की इस वीडियो में यहाँ पे हम 3 से 4 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे साइकोट्रॉपिक औषधियां क्या होती है। इसके बाद हम देखेंगे कि टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट क्या होती है, इसके बारे में देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे इंटरफेरॉन क्या होते हैं। साथ ही साथ हम देखेंगे सेल्फ इम्यूनिटी यानी कि स्व प्रतिरोधकता क्या होती है, और उसके कई सारे एग्जाम्पल भी आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं साइकोट्रॉपिक औषधियां। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, साइकोट्रॉपिक औषधियां, आपने साइकोलॉजी का नाम सुना होगा कि जो मानव मस्तिष्क का स्पेशली दिमागी तौर पे जिसका अध्ययन करते हैं वो है हमारे साइकोलॉजी। तो यानी आपका सीधे संबंध भी यहां पे है कि साइकोट्रॉपिक औषधियां ऐसी औषधियां होती है जो किसी भी मनुष्य की चिंतन शक्ति को, मतलब सोचने समझने की जो भी शक्ति है, चेतना शक्ति है, इसके अलावा जो मानसिक प्रक्रिया है, पूरी की पूरी सोचने समझने की प्रक्रिया है, इसको प्रभावित करती हैं। मतलब ऐसी औषधियां जो हमारी चिंतन शक्ति को नुकसान पहुंचाती हैं, सोचने समझने की क्षमता जो है उसको क्षीण करती हैं, क्षति पहुंचाती हैं, ऐसी औषधियों को ही हम कहते हैं साइकोट्रॉपिक औषधियां। अब चूंकि साइकोट्रॉपिक औषधियों का कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए लगातार सेवन करता है तो वह उसका क्या हो जाता है, आदी भी हो जाता है। तो ये ऐसी औषधियां होती है कि अगर कोई व्यक्ति लगातार इसका सेवन करता है तो वह व्यक्ति इसका आदी हो सकता है, यानी उसको इस चीज की लत लग सकती है। तो साइकोट्रॉपिक औषधियों का सीधे से संबंध इससे है कि ऐसी औषधियां होती है जो कि हमारी मानसिक प्रक्रिया को, मतलब पूरी की पूरी तरह से दिमागी संतुलन को, दिमागी प्रक्रिया, पूरी की पूरी सोचने समझने की क्षमता, चिंतन करने की क्षमता, बोधगम्यता क्षमता आदि सब में परिवर्तन आ जाता है। कहने का मतलब यह है कि साइकोट्रॉपिक औषधियां कुछ ऐसी औषधियां होती है जो कि हमारी चिंतन शक्ति को और पूरी की पूरी मानसिक प्रक्रिया को ही प्रभावित कर देती हैं। यदि हम बात करें साइकोट्रॉपिक औषधियों की, तो अगर इसका निरंतर उपयोग करता है व्यक्ति तो उसके व्यवहार में पूरी की पूरी तरह से बिहेवियर में चेंजेस आ जाता है। अगर कोई व्यक्ति साइकोट्रॉपिक औषधियों का लगातार यूज करता है तो उसके व्यवहार में यानी बिहेवियर में, साथ ही साथ उसके होश हवास भी सही नहीं रहते, मतलब उसके होशो हवास में भी, बोधगम्यता, सोचने समझने की क्षमता में भी परिवर्तन आ जाता है। या आप ये कह सकते हैं कि सोचने समझने की क्षमता भी धीरे धीरे कम हो जाती है या कि पूरी तरह से धीरे धीरे नष्ट होने लग जाती है। तो साइकोट्रॉपिक औषधियों में बस इतना ही आपको याद रखना है। 2 से 3 नंबर में कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो साइकोट्रॉपिक औषधियां एक ऐसी औषधियां होती है जो कि मानसिक प्रक्रिया, किसी व्यक्ति की मानसिक प्रक्रिया और चिंतन शक्ति को, सोचने समझने की क्षमता को प्रभावित करती हैं। अगर कोई व्यक्ति इसका निरंतर उपयोग करता है तो उसके अंदर सोचने समझने की क्षमता, उसके व्यवहार में तथा उसके होशो हवास में क्या हो जाता है, परिवर्तन आ जाता है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति इस दवाई का यानी कि साइकोट्रॉपिक औषधियों का लगातार यूज करता है तो वह व्यक्ति इसका आदी हो जाता है, इसकी लत भी लग जाती है। तो इन दवाइयों के निरंतर सेवन से बचना चाहिए। कुल मिलाकर के ऐसी औषधियों का बिल्कुल भी सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये दिमागी तौर पे आदमी को पूरी तरह से ग्रसित कर देती हैं। तो इस प्रकार से आपको साइकोट्रॉपिक औषधियां क्या होती है, छोटा सा क्वेश्चन है, इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। चलिए इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टी कोशिका एवं बी कोशिका क्या है। तो सबसे पहले तो आपको समझना है कि टी कोशिका और बी कोशिका एक्चुअल में प्रेजेंट कहां होते हैं, यानी कि हमारे शरीर के अंदर उपस्थित कहां होते हैं। तो देखिए आप लोगों को पता है कि हमारे ब्लड में 2 इंपॉर्टेंट चीजें होती है, एक होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है ब्लड वेसल्स यानी कि रक्त कणिकाएं। तो शरीर के अंदर रक्त कणिकाएं या रक्त कोशिकाएं 3 प्रकार की होती है। एक होती है हमारी आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल, दूसरी होती है डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल, और तीसरी होती है प्लेटलेट्स। यदि हम बात करें डब्ल्यूबीसी की, तो डब्ल्यूबीसी जिसको कि हम ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी जो होती है इसको हम ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। अब शरीर के अंदर जो डब्ल्यूबीसी है हर एक ब्लड की कोशिकाओं में ब्लड के अंदर उपस्थित है। तो ब्लड में हमारे कुल मिला के डब्ल्यूबीसी है। अब डब्ल्यूबीसी के अंदर होती है लिम्फोसाइट, क्या होती है, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट होती है किसके अंदर, डब्ल्यूबीसी के अंदर। तो डब्ल्यूबीसी के अंदर होती है लिम्फोसाइट, क्या होती है, लिम्फोसाइट। अब ये लिम्फोसाइट क्या करती है, लिम्फोसाइट 2 प्रकार से कोशिकाओं का निर्माण करती है, जिसमें से एक होती है बी कोशिका और एक होती है टी कोशिका, यानी आप इसको बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट भी कह सकते हैं। तो सिंपल सी बात है कि सबसे पहले तो हमको यह पता चल गया कि टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट यानी कि टी कोशिका और बी कोशिका एक्चुअल में उपस्थित कहां होते हैं। तो ये हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड है उस ब्लड की जो डब्ल्यूबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी के अंदर जो लिम्फोसाइट होती है ये 2 प्रकार की होती है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। तो सबसे पहले तो आपको बस इतना समझना है। और यही दोनों कोशिकाएं मिलकर के, मतलब ये जो बी कोशिका है और टी कोशिका है, ये दोनों कोशिकाएं आपस में मिलकर के शरीर के अंदर प्रतिरक्षा तंत्र के निर्माण में भाग लेती हैं।
शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र के निर्माण में क्या करती हैं, ये दोनों मिलकर के भाग लेती हैं। तो यानी आपको यहां पे थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि जो हमारी श्वेत रुधिर कोशिकाएं होती है, जिनको कि हम ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, ये शरीर के अंदर प्रतिरक्षात्मक तंत्र की मुख्य कोशिकाएं हैं। मतलब शरीर के अंदर अगर एंटीबॉडी का निर्माण होगा, शरीर के अंदर अगर प्रतिरक्षियों का निर्माण होगा, या शरीर के अंदर अगर इम्यूनिटी डेवलप करने का काम होगा, तो वो काम किसका होगा, टी और बी कोशिकाओं का, जो कि लिम्फोसाइट के द्वारा बनती है। और लिम्फोसाइट जो है किसके अंदर होती है, डब्ल्यूबीसी के अंदर। तो यानी डब्ल्यूबीसी का काम क्या है, एंटीबॉडीज का निर्माण करना, फॉर्मेशन करना या डेवलप करना। तो एंटीबॉडी यानी कि प्रतिरक्षी, और यही प्रतिरक्षी क्या करते हैं, प्रतिरोगाणुओं से यानी कि रोगाणुओं या रोग कारकों से हमारी क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। तो कुल मिलाकर के डब्ल्यूबीसी की हमारे शरीर में अहम भूमिका है, इसीलिए इसको हम वीर सिपाही भी कहते हैं, क्योंकि एक सिपाही जैसे देश के बॉर्डर में खड़े होकर के हमारे देश की रक्षा करता है, उसी प्रकार से ये डब्ल्यूबीसी भी हमारे अंदर प्रतिरक्षियों का निर्माण करके हमारे शरीर की रक्षा करती है। तो कुल मिलाकर के हमको यह समझना है कि वो टी कोशिका और बी कोशिका, सबसे पहले तो हमने ये देखा कि किसके अंदर पाए जाते हैं, तो दोनों के दोनों डब्ल्यूबीसी के अंदर पाए जाते हैं। डब्ल्यूबीसी में जो लिम्फोसाइट होती है वो दो प्रकार की होती है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, यानी आप ये कह सकते हैं कि वो बी कोशिका और टी कोशिका। अब ये दोनों कोशिकाएं मिलकर के शरीर के अंदर प्रतिरक्षा निर्माण का काम करती हैं, यानी ये शरीर के अंदर एंटीबॉडीज का निर्माण करती हैं, एंटीबॉडीज का डेवलपमेंट करती हैं। और जब हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडी बनते हैं, तभी तो कोई भी एंटीजन हमारे शरीर के अंदर जब प्रवेश करता है, तो यही एंटीबॉडी क्या करते हैं, उनसे लड़ते हैं और उनको नष्ट करने का कार्य करते हैं। मतलब एंटीजन या रोगाणुओं को नष्ट करने का काम किसका होता है, वो काम होता है प्रतिरक्षियों का, यानी कि एंटीबॉडी का। तो देखिए, जो श्वेत रुधिर कोशिकाएं होती है, इनके शरीर में प्रतिरक्षात्मक तंत्र की मुख्य कोशिकाएं होती है। मतलब श्वेत रुधिर कणिकाएं जो होती है, कोशिकाएं जो होती है, यही मुख्य रूप से प्रतिरक्षा तंत्र के निर्माण में भाग लेती हैं, क्योंकि इन्हीं के अंदर टी कोशिका एवं बी कोशिकाएं उपस्थित होती है। ये दोनों कोशिकाओं की यदि हम बात करते हैं कि ये दोनों कोशिकाएं उपस्थित कहां होते हैं, इनका निर्माण कहां होता है, तो आप देखेंगे कि भ्रूणीय अवस्था में ये यकृत कोशिकाओं में, और वयस्क अवस्था में इनका निर्माण कहां होता है, अस्थिमज्जा की कोशिकाओं द्वारा होता है। तो दोनों चीजें याद रखना, जब भ्रूणीय अवस्था में ये होती हैं तो यकृत की कोशिकाओं के द्वारा डेवलप होती हैं, और जब वयस्क अवस्था में आ जाती हैं तो इनका निर्माण कहां होता है, अस्थिमज्जा यानी कि बोन मैरो में होता है। बोन मैरो आपको पता होगा, जो बड़ी हड्डियां होती हैं उनके बीच में खोखली जो गुहा होती है, वही भाग को हम क्या बोलते हैं, अस्थिमज्जा या बोन मैरो बोलते हैं। वहीं पे आपकी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट का निर्माण जो है होता है। तो आपने ये देखा कि जो हमारी बीट कोशिका होती है और टी कोशिका, सबसे पहले तो आपको ये लिखना है कि श्वेत रुधिर कोशिकाओं के अंदर लिम्फोसाइट कोशिकाएं पाई जाती है, जिनके अंदर बी कोशिका और टी कोशिकाएं उपस्थित होती है, जो प्रतिरक्षा तंत्र के निर्माण में भाग लेती हैं। इनका निर्माण भ्रूणीय अवस्था में कहां होता है, यकृत में होता है। और आपको बताना है कि वयस्क अवस्था में इनका निर्माण कहां होता है, अस्थिमज्जा में होता है। चलिए, ये दोनों ही कोशिकाएं जो होती है, ये परिपक्व होने के बाद शरीर की रुधिर एवं लसिका के साथ परिसंचरित होती रहती हैं। देखिए क्या कह रहा है यहां पे कि दोनों की दोनों कोशिकाएं, मतलब जो बी कोशिका है और टी कोशिका, ये दोनों कोशिकाएं जब परिपक्व हो जाती है, मैच्योर हो जाती हैं, उसके पश्चात ये ब्लड में और ब्लड के अलावा लिम्फ यानी कि लसिका के साथ मिल जाते हैं और ये परिसंचरित होती रहती हैं। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक एंटीबॉडी हमारे पूरे शरीर के अंदर जो है विचरण करते रहते हैं ब्लड के माध्यम से। तो कुल मिला के हर एक ब्लड में आपको देखने को मिलेगा क्या होता है, डब्ल्यूबीसी, और डब्ल्यूबीसी निर्माण करता है किसका, प्रतिरक्षियों का, यानी कि एंटीबॉडी का, और यही एंटीबॉडी फिर एंटीजन से हमारी रक्षा करने का काम करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि बी कोशिका और टी कोशिका क्या है यह भी आपको समझ में आ गया होगा। तो बस इतना ही आपको बताना है कि टी कोशिका और बी कोशिका जो है श्वेत रुधिर कणिकाओं के अंदर जो लिम्फोसाइट होती है, इसके द्वारा इनका निर्माण होता है, टी और बी कोशिका का। ये दोनों प्रतिरक्षियों का निर्माण करते हैं। इनका निर्माण भ्रूणीय अवस्था में यकृत के द्वारा होता है और वयस्क अवस्था में अस्थिमज्जा या बोन मैरो के अंदर इनका निर्माण होता है, और ये प्रतिरक्षियों का निर्माण करके रोगाणुओं से हमारी रक्षा करने का काम करते हैं। बस इतना सा आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। चलिए, अब इसके बाद यदि हम बात करते हैं स्व प्रतिरोधकता यानी कि सेल्फ इम्यूनिटी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आता रहता है क्वेश्चन, काफी इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस आपको समझना है। देखिए, अभी आपने पढ़ा था प्रतिरोधकता या प्रतिरक्षा, तो हमने आपको क्या बताया था कि हर एक जीवधारी के अंदर, कोई भी अगर जीवधारी है तो उसके अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता जो है पाई जाती है। तो हर एक जीवधारी के अंदर रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है, इसी क्षमता को हम क्या बोलते हैं, प्रतिरक्षा या इम्यूनिटी या प्रतिरोधकता। अब यहां पे कहा गया है स्व प्रतिरोधकता। स्व प्रतिरोधकता का मतलब क्या है कि अगर कोई ऐसी प्रतिरोधकता या ऐसी प्रतिरक्षा है जो अपनी ही रचनाओं के खिलाफ पैदा हो जाए। सपोज करिए हमारे शरीर के अंदर आरबीसी है, अब आरबीसी के अंदर यदि उसके खुद के विपरीत प्रतिरोधकता विकसित हो जाए, मतलब खुद के लिए अगर प्रतिरोधकता विकसित हो जाए, तो वही आरबीसी अपने ही आरबीसी को नष्ट करने का काम करने लगेगी।
और उसको नष्ट करने का काम करने लगेगी, और हमारे शरीर में जब ब्लड की कमी हो जाएगी तो इस प्रकार से एनीमिया रोग भी उत्पन्न हो जाएगा। यानी सिंपल सी बात है कि स्व प्रतिरोधकता को अगर आप डिफाइन करेंगे तो आप बताएंगे कि एक ऐसी प्रतिरोधकता जो कि जीवों में अपनी ही रचनाओं के खिलाफ पैदा हो जाती है, उसे ही हम कहते हैं स्व प्रतिरोधकता या सेल्फ इम्यूनिटी। तो सेल्फ इम्यूनिटी का मतलब क्या है कि एक ऐसी प्रतिरोधकता जो जीवों में अपनी ही रचनाओं के खिलाफ पैदा हो जाती है। तो अगर अपनी ही रचनाओं के खिलाफ कोई प्रतिरोधकता विकसित हो जाएगी तो जाहिर सी बात है कि ये कई सारी बीमारियों को जन्म देगी और अपने ही अंगों को नष्ट करने का काम करने लगेगी। यह प्रतिरोधकता देखिए कई सारे बीमारियों को भी पैदा करेगी। अगर कोई अपनी ही रचना के खिलाफ, देखिए अगर कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या प्रोटोजोन हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं तो अगर उनकी रचनाओं के खिलाफ शरीर के अंदर अगर एंटीबॉडी डेवलप होते हैं तो ये तो उनसे लड़ने का काम करेंगे, लेकिन अपनी ही रचनाओं के खिलाफ अगर प्रतिरोधकता पैदा हो जाएगी तो वह अपने ही अंगों को नुकसान पहुंचाने लगेंगे और कई प्रकार के रोग उत्पन्न कर सकते हैं। और जितने रोग या बीमारी उत्पन्न होगी, ये सभी की सभी बीमारियां जो है इस बात पर निर्भर करती हैं कि शरीर की किस प्रति के प्रति प्रतिरोधकता विकसित हुई है। मतलब जिस अंग के प्रति प्रतिरोधकता विकसित होगी उसी अंग से संबंधित कोई भी बीमारी या रोग उत्पन्न होगा। तो सिंपल सी बात है कि स्व प्रतिरोधकता अपनी ही रचनाओं के खिलाफ उत्पन्न होने वाली प्रतिरोधकता है, जिसके कारण कई सारी बीमारियां भी जन्म ले लेती है। अब देखिए ऐसे कई सारी एग्जाम्पल हैं स्व प्रतिरोधकता के। सबसे पहले एग्जाम्पल क्या है, यदि हम अपने बॉडी की बात करें तो हमारे शरीर में क्या होता है, WBC होते हैं। अब WBC यहां पे थोड़ा आपको ये जो यस बनाना है, आपको एस बनाना है, इसको स्मॉल बना लेना है। तो यदि हमारे शरीर में RBC के प्रति क्या हो जाए, प्रतिरोधकता विकसित हो जाती है। मान लीजिए हमारे शरीर के अंदर, सभी को पता है कि ब्लड के अंदर क्या होती है, RBC होती है। तो इस अगर RBC के अंदर ही प्रतिरोधकता, स्व प्रतिरोधकता विकसित हो जाए, मतलब RBC के प्रति ही यदि स्व प्रतिरोधकता विकसित हो जाए तो यह अपने ही RBC को क्या करने लगती है, नष्ट करने लगती है। और जब अपने ही RBC को नष्ट करने लगेगी तो धीरे धीरे ब्लड की भी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, और इस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर क्या हो जाएगा, एनीमिया रोग जो है उत्पन्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एनीमिया रोग जो है उत्पन्न हो जाएगा। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर शरीर में अपनी ही रचना के खिलाफ यहां पे कोई प्रतिरोधकता विकसित हुई है तो वह अपनी ही रचनाओं को नष्ट करके कोई ना कोई रोग जरूर उत्पन्न करेंगे। तो अगर RBC के प्रति यदि मान लीजिए प्रतिरोधकता विकसित हो जाती है तो ये अपने ही RBC को धीरे धीरे नष्ट करने लग जाती है और इस प्रकार से एनीमिया रोग जो है उत्पन्न कर देती है शरीर के अंदर। एक दूसरा एग्जाम्पल अगर आप देखें तो यदि हमारे शरीर में कोई अगर मसल्स सेल होती है, पेशीय कोशिका होती है या मस्कुलर सेल होती है, तो उनके अंदर आप देखेंगे कि अगर किसी पेशीय कोशिकाओं के प्रति अगर प्रतिरोधकता विकसित हो जाती है तो वह अपनी ही पेशी कोशिकाओं को नष्ट करके क्या करती है, शरीर में कमजोरी पैदा करती है। क्या करती है, शरीर में कमजोरी पैदा करती है। यानी सिंपल सी बात है कि यदि शरीर में पेशी कोशिकाओं के प्रति प्रतिरोधकता विकसित हो जाती है तो वह अपनी ही पेशी कोशिकाओं को नष्ट कर देते हैं। और जाहिर सी बात है कि अगर शरीर में पेशीय कोशिकाएं नष्ट होगी तो हमारे शरीर में कमजोरी आएगी। अगर हमारे ही शरीर में पेशीय कोशिकाएं कमजोर हो जाए, जैसे हमारे शरीर में 639 मांसपेशियां होती है, उनमें से अगर मान लीजिए 100-150 मांसपेशियां भी अगर मान लीजिए सही तरीके से संकुचित और शिथिल नहीं हो रही हैं, सही तरीके से वर्क नहीं कर रही हैं, तो हमारे शरीर के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में कमजोरी उत्पन्न हो जाएगी। हमको चलने से लेकर के हर एक चीज में जिसमें हमको एक्सरसाइज है, कुछ भी काम आप करेंगे उसमें आपको बहुत तकलीफ होने वाली है। तो अगर मसल्स सेल है, अगर उनके प्रति ही मान लीजिए कोई स्व प्रतिरोधकता विकसित हो जाए तो वह मसल्स को ही नष्ट करने का काम करने लग जाएगी, पेशियों को ही नष्ट करने का काम शुरू कर देंगे और इस प्रकार से ये क्या करेंगे, धीरे धीरे पेशियों को कमजोर बना देते हैं। तो पेशियां कमजोर होगी मतलब हमारा शरीर कमजोर होगा। तो सीधी सी बात है। दूसरा एग्जाम्पल आपको यह याद रखना है कि अगर शरीर में कहीं भी पेशीय कोशिकाओं के प्रति अगर प्रतिरोधकता विकसित हो जाती है तो इसे हम क्या कहते हैं, स्व प्रतिरोधकता। एक तीसरा और एग्जाम्पल अगर आप देखें, इस प्रकार यदि यकृत कोशिकाएं जो लीवर सेल होती है, यकृत कोशिकाओं की अगर प्रति मान लीजिए प्रतिरोधकता विकसित हो जाए तो वह अपने ही यकृत की कोशिकाओं को क्या करने लगेगी, धीरे धीरे नष्ट कर देती है और नष्ट करके हिपेटाइटिस रोग पैदा कर देती है। तो आपको पता है कि हिपेटाइटिस रोग जो है वायरस के कारण होने वाली डिसीज है। तो हिपेटाइटिस फिर कई प्रकार के भी होते हैं, जैसे हिपेटाइटिस बी वगैरह, तो इसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे। तो अगर यकृत कोशिकाओं के प्रति मान लीजिए प्रतिरोधकता विकसित हो गई है तो ये अपनी ही यकृत कोशिकाओं को नष्ट करेंगे और नष्ट करके हिपेटाइटिस रोग क्या कर देते हैं, पैदा कर देते हैं। यानी सिंपल सी बात क्या है कि स्व प्रतिरोधकता का सीधा सा मतलब है कि अगर कोई प्रतिरोधकता अगर खुद की ही रचना के खिलाफ पैदा हो जाएगी तो जाहिर सी बात है
कि खुद की रचना के खिलाफ अगर पैदा हो जाएगी तो हमारे शरीर के अंदर क्या करेगी, रोग या बीमारी उत्पन्न करेगी। अब अगर मान लीजिए आप एक एग्जाम्पल के माध्यम से ऐसा समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए कोई अपना ही व्यक्ति जो है दुश्मनों के साथ जाकर के मिल जाए, तो जाहिर सी बात है कि वो दुश्मनों को हेल्प करेगा और वो हमको ही क्या करेगा, नुकसान पहुंचाएगा। तो इसका मतलब आप यहां से रिलेट करके समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए शरीर के अंदर प्रतिरोधकता विकसित हो जाती है तब तो वो हमारे लिए अच्छी बात है, लेकिन अगर स्वप्रतिरोधकता विकसित हो जाए, अगर अपने किसी अंग के प्रति प्रतिरोधकता विकसित हो जाए, उसके अपोजिट अगर प्रतिरोधकता विकसित हो जाए, तो वह अपने ही उसी अंग को नष्ट करने का काम करने लग जाएगी और इस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर अनेकों रोग उत्पन्न कर सकती हैं। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके बाद एक हमारा आखिरी क्वेश्चन है जिसको हम बोलते हैं इंटरफेरॉन। वन ऑफ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इंटरफेरॉन आपके एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। इंटरफेरॉन की यदि हम बात करते हैं तो यह एक प्रकार के प्रतिविषाणु कोशिकाएं होती है। क्या होती है? प्रतिविषाणु कोशिकाएं होती है या प्रतिविषाणु प्रोटीन होते हैं, आप ऐसा भी कह सकते हैं। कई बार आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है कि इंटरफेरॉन होते हैं, तो आपको याद रखना ये प्रतिविषाणु प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? प्रतिविषाणु। मतलब विषाणुओं का जब आक्रमण होगा तो एक विशेष प्रकार का प्रोटीन डेवलप करते हैं, तो ये प्रतिविषाणु प्रोटीन मतलब विषाणुओं को नष्ट करने के लिए, विषाणु के प्रति मतलब विषाणु के खिलाफ जो है, तो विषाणुओं को नष्ट करने के लिए एक विशेष प्रकार के प्रोटीन को डेवलप करते हैं, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं? प्रतिविषाणु प्रोटीन। चलिए यहां पे थोड़ा सा समझते हैं। अगर मान लीजिए वायरसों से संक्रमित कोई कोशिका है, तो ये कोशिका क्या करती है कि ऊतक द्रव के अंदर एक विशेष प्रकार के प्रोटीन का स्राव करती है जो कि शरीर के अन्य वायरस संक्रमण के प्रति सुरक्षा प्रदान करती है। इसी को हम कहते हैं इंटरफेरॉन। क्या कहते हैं? इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन की यदि हम बात करें तो आपको बस इतना समझना है कि अगर सपोज करिए हमारे पास कोई कोशिका है, क्या है? हमारे पास कोई कोशिका है, तो अगर मान लीजिए कोई कोशिका है और ये कोशिका जो है किससे ग्रसित है? ये कोशिका जो है वायरस से ग्रसित है। किससे ग्रसित है? इस कोशिका के अंदर वायरस ने क्या कर दिया? अटैक कर दिया। तो अगर वायरस से संक्रमित कोई कोशिका है, वायरस ने इसको संक्रमित कर दिया है, तो एक ऐसी कोशिका है जिसको वायरस ने क्या कर दिया? संक्रमित कर दिया है। तब ये कोशिका क्या करेगी? अपने ऊतक द्रव में एक विशेष प्रकार के प्रोटीन का क्या करेगी? निर्माण करेगी। एक विशेष प्रकार के क्या करेगी? एक विशेष प्रकार के प्रोटीन का निर्माण करेगी। क्या करेगी? निर्माण करेगी। और फिर ये विशेष प्रकार का जो प्रोटीन, ये एंजाइम बनेगा, ये अन्य वायरस से क्या करेगा? शरीर की हमारी सुरक्षा करेगा। यही है हमारा इंटरफेरॉन। सिंपल सी बात है कि अगर कोई ऐसी कोशिका है जो कि वायरस से संक्रमित है, तो जैसे ही वो कोशिका वायरस से संक्रमित होगी, वही कोशिका अपने ऊतक द्रव के अंदर एक विशेष प्रकार के द्रव का सिक्रेशन करेगी, जिसे हम प्रोटीन बोलते हैं या एंजाइम बोलते हैं। तो जैसे ही कोई वायरस से संक्रमित कोशिका है, वह वायरस से संक्रमित कोशिका जो है एक ऊतक द्रव में विशेष प्रकार के प्रोटीन का निर्माण करती है या विशेष प्रकार के प्रोटीन का स्राव करती है, और यही प्रोटीन क्या करता है? अन्य वायरस से संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करता है। मतलब यह है कि जो कोशिका संक्रमित हो गई थी वायरस से, उसी कोशिका ने एक प्रोटीन का निर्माण किया, और बाकी जब दोबारा वायरस आएगा शरीर के अंदर या शरीर के अंदर दूसरी जगह वायरस उपस्थित होगा, उसको नष्ट करने का काम कौन करेगा? तो यही एक जो विशेष प्रकार का प्रोटीन बना है, किसके अंदर? वायरस से संक्रमित कोशिकाओं के अंदर। तो वायरस से संक्रमित अगर कोशिकाएं हैं तो उनके अंदर एक विशेष प्रकार के प्रोटीन का निर्माण होता है, और फिर यह प्रोटीन जो है क्या करती है? विशेष प्रकार के जो एंटीजन वगैरह होते हैं या विशेष प्रकार के जो वायरस हमारे शरीर के अंदर होंगे, उनको नष्ट करने का काम करेगी। तो सिंपल सी बात है, इंटरफेरॉन क्या होते हैं? तो इंटरफेरॉन जो होते हैं आप कह सकते हैं कि प्रतिविषाणु प्रोटीन होते हैं। मतलब जैसे ही हमारे शरीर के अंदर कोई भी कोशिका है और उस कोशिका के अंदर मान लो वायरस ने क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया, तो सीधी सी बात है कि वायरस से अगर संक्रमित हो गई वो कोशिका, तो वही कोशिका क्या करेगी? अपने शरीर के अंदर ऊतक द्रव में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन का निर्माण करेगी, और फिर वही प्रोटीन जो है बाकी वायरस से शरीर की सुरक्षा करने का काम करता है। तो इस प्रकार से आपने समझ लिया कि इंटरफेरॉन एक्चुअल में है क्या। इसकी यदि हम खोज की बात करें तो दो वैज्ञानिकों ने मिलकर के की थी, आइजैक तथा लिंडेमान ने। दो अलग अलग वैज्ञानिकों ने 1857 में इंटरफेरॉन के बारे में बताया था। तो 1857 में इंटरफेरॉन के बारे में किसने बताया? सबसे पहले तो आइजैक तथा लिंडेमान ने बताया था। अभी आप लिंडेमान से संबंधित एक और चीज पढ़ेंगे इकोलॉजी वाले चैप्टर में, कि एनर्जी का जो 10% नियम है, जो ऊर्जा का 10% नियम है, उसको भी लिंडेमान ने दिया था। तो वो चीज अभी आप लोग आगे इकोसिस्टम में पढ़ेंगे। तो आपको इतना समझ में आ गया कि इंटरफेरॉन एक्चुअल में है क्या। अब आगे थोड़ी इसकी और कहानी देखते हैं। देखिए, इंटरफेरॉन जो है संक्रमित कोशिकाओं की सतह पर चिपक करके कुछ विशेष प्रकार के एंजाइम के निर्माण को प्रोत्साहित करते हैं।
मतलब इंटरफेरॉन जो है, जो भी संक्रमित कोशिका हुई है वायरस से, उनकी सतह पे ये चिपक जाते हैं और एक विशेष प्रकार के क्या करते हैं, एंजाइम यानी कि प्रोटीन का सिक्रेशन करते हैं, जो कि वायरल एमआरएनए को नष्ट कर देता है। जो कोशिकाओं के अंदर उपस्थित, कोशिका द्रव्य में उपस्थित जो एमआरएनए होता है, उस एमआरएनए को नष्ट कर देता है और एक विशेष प्रकार के प्रोटीन का सिक्रेशन करता है। आप सभी को पता है कि एमआरएनए से ही प्रोटीन का निर्माण होता है। तो एमआरएनए से प्रोटीन के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है, इसको हम ट्रांसलेशन या अनुवादन या अनुलिपीकरण भी कहते हैं या रूपांतरण भी कहते हैं। तो कुल मिलाकर के आपने ये देखा कि हमारे शरीर के अंदर जो इंटरफेरॉन है वो संक्रमित कोशिकाओं की सतह पर चिपक जाते हैं और कुछ विशेष प्रकार के एंजाइम का सिक्रेशन को प्रोत्साहित करते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए आप देखेंगे कि जो हमारा एमआरएनए होता है कोशिका द्रव्य के अंदर, उस एमआरएनए की जगह में वहां पे प्रोटीन का निर्माण जो है धीरे धीरे होने लगता है और फिर यही प्रोटीन जो है क्या करती है, बाकी वायरस से हमारे शरीर की क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। तो इसके अलावा आप देखेंगे जैसे ही प्रोटीन के संश्लेषण को रोकने लगेगी, अतः इंटरफेरॉन जो है स्वस्थ पोषक कोशिकाओं को वायरल संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो सीधी सी बात है, हमने आपको पहले ही बताया कि अगर कोई वायरल संक्रमण हो रहा है तो इंटरफेरॉन का काम क्या है, उसको सुरक्षा प्रदान करना। क्या करना? अगर फिर से वायरस का संक्रमण हो रहा है तो उससे सुरक्षा प्रदान करने का काम किसका है? इंटरफेरॉन है। एक चीज और आपको याद रखना है कि ये एंटीबॉडीज के उत्पादन को भी प्रोत्साहित करते हैं। जो इंटरफेरॉन होते हैं ये एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन को भी प्रोत्साहित करते हैं और इस हिसाब से आप ये भी कह सकते हैं कि जो हमारी टी लिम्फोसाइट की कोशिकाएं होती है उसकी साइटोटॉक्सिक क्रिया को प्रोत्साहित कर देते हैं। मतलब जो भी उसके अंदर साइटोटॉक्सिक रिएक्शन हो रही है उसको प्रोत्साहित करने का भी काम ये कर देते हैं। इस प्रकार से इंटरफेरॉन के अंदर बहुत सारे इंपोर्टेंट कैरेक्टर होते हैं और इंपोर्टेंट कैरेक्टर के कारण ही इसका उपयोग हम कैंसर में आप देखेंगे स्पिटाइसिस भी यानी इसके अलावा तथा टी दोनों के उपचार में किया जाता है। तो दोनों आप देखेंगे यहां पे कि स्पिटाइटिस टी और स्पिटाइटिस बी दोनों रोगों के लिए यहां पे किया जाएगा। तो आप यहां पे देखेंगे यहां पे स्पिटाइटिस की जगह यहां पे हेपेटाइटिस होना चाहिए, आप बना लेंगे यहां पे। तो हेपेटाइटिस और हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस टी यहां पे आप थोड़ा चेंज कर लेंगे, हेपेटाइटिस बी होगा और हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस टी होगा। तो दोनों आपको यहां पे थोड़ा चेंज कर लेना है, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस टी इनके उपचार में भी किया जाता है। मतलब इस इंटरफेरॉन के अंदर ऐसे कई सारे प्रोटीन का प्रोडक्शन या उत्पादन हो जाएगा जिस कारण से बहुत सारे कई अलग अलग प्रकार के एंटीबॉडीज भी डेवलप हो जाएंगे, जिस कारण से इनका उपयोग हम कैंसर जैसे इलाज में भी कई सारी क्रियाओं में करते हैं। मतलब आप ये कह सकते हैं कि इसके अंदर बहुत सारे गुण डेवलप हो जाएंगे और हम कई सारी जगह इनका अलग अलग जगहों में यूज कर सकते हैं। तो बस इंटरफेरॉन में आपको इतना पता होना चाहिए कि इंटरफेरॉन जो है इसकी खोज किसने की? तो आइजैक और लिंडेमान ने की। इंटरफेरॉन है क्या? आपके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन आया करता है। तो आपको याद रखना है इंटरफेरॉन जो होते हैं ये प्रति विषाणु प्रोटीन होते हैं या आप प्रतिरोगाणु प्रोटीन भी कह सकते हैं। इसका मतलब यह है कि विषाणुओं से लड़ने के लिए ये क्या करते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। सीधी सी बात है कि अगर वायरस से संक्रमित कोई कोशिका है तो वायरस से संक्रमित कोशिकाओं के अंदर आप देखेंगे कि एक विशेष प्रकार के प्रोटीन का निर्माण होता है और यह विशेष प्रकार का प्रोटीन जो है अन्य वायरस से हमारे शरीर की रक्षा करता है, मतलब अन्य वायरस से लड़ने का काम करता है। तो इस प्रकार से इंटरफेरॉन इसी को कहते हैं। तो इंटरफेरॉन का पूरा यहाँ पे वर्णन हमने कर दिया है। ये उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग लाइक कमेंट जरूर करें, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।